जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से अतीक अहमद को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बनी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी अतीक अहमद के बारे में नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मूत्रकारिता अतीक अहमद की वायरल हुई, उसके बाद तो हर कोई सोच में पड़ गया कि भाई आखिर अतीक अहमद है कौन जिसको कि लेकर इतना हुआ बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी अतीक अहमद, यूपी के उस माफिया के बारे में जिसने क्राइम के दम पर अपनी पहचान बनाई, फिर उसी पहचान के बलबूते राजनीति में एंट्री ली। 28 साल की उम्र में विधायक बना तो पावर दुगनी हो गई। जो भी सामने आया वो मारा गया। हर हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अतीक अहमद का ही नाम निकलकर सामने आया। एक के बाद एक 100 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कभी किसी केस में इसको सज़ा नहीं हुई। 44 साल बीते और वो दिन आखिर आ गया जब अतीक को पहली बार सज़ा सुनाई गई। 28 मार्च 2023 को 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही अगले 6 महीने में कई और मामलों में उसे सज़ा सुनाए जाने की संभावना है। तो आइए आज अतीक की क्राइम हिस्ट्री के कुछ किस्से सुनते हैं। इन किस्सों में चांद बाबा, नसन, अशरफ और राजूपाल की हत्या समेत केस से 10 जजों के पीछे हट जाने के भी किस्से शामिल हैं। चलिए सब कुछ एक तरफ से जानना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साल 1962 से। प्रयागराज का चकिया गांव, तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा अतीक अहमद। फिरोज घर में अकेले कमाने वाले थे। जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर अतीक को पढ़ाते, लेकिन उसका पढ़ाई में एकदम मन ही नहीं लगा। नतीजा यह हुआ कि वो 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। अब उसे जल्द से जल्द अमीर बनने का चस्का लग गया। लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने मेहनत करना नहीं बल्कि एक शॉर्टकट को चुना, लूट और अपहरण करके पैसे वसूलने का शॉर्टकट। वो रंगदारी वसूलने के लिए लोगों की हत्या तक को अंजाम देने लगा। साल 1979 में अतीक पर पहली बार एक हत्या का केस दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुई अतीक के क्रिमिनल बनने की पूरी कहानी। एक तरफ अतीक क्राइम की दुनिया में अपना कदम जमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में चांद बाबा नाम के गुंडे का दबदबा बढ़ता जा रहा था। इसका खौफ ऐसा था कि चौक और रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरती थी। पुलिस और नेताओं समेत सभी उसके खौफ से छुटकारा पाना चाहते। अतीक ने इसी डर का फायदा उठाकर स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेताओं से साठगांठ बना ली। अतीक को आपराधिक दुनिया में पुलिस और स्थानीय नेताओं का पूरा साथ मिला। 7 साल बीते और अब अतीक चांद बाबा से ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। वो लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों का अंजाम देता। अतीक के गुर्गों का नेटवर्क बढ़ने लगा और अब अतीक पुलिस के लिए भी नासूर बन गया। जिस पुलिस ने उसे अभी तक शह दे के रखी थी, वही उसे जगह जगह तलाशने लगी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि अतीक का खेल अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ से तो नया अध्याय शुरू होना था। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से एक फोन आया। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। अतीक को जेल से बाहर आते ही समझ में आ गया था कि अब जेल से बचने के लिए राजनीति ही उसके काम आ सकती है। इसलिए उसने राजनीति में कदम रखना तय किया। साल 1989 तक अतीक पर करीब 20 मामले दर्ज हो चुके थे। उसका प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा भी बन चुका था। 1989 में उसने पहली बार विधायकी लड़ने का फैसला किया। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़ा हो गया। अतीक के सामने कांग्रेस के गोपाल दास यादव प्रत्याशी थे। साथ ही अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को भी अखड़ने लगा था, इसलिए वो भी अतीक को हराने के लिए चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव हुआ, नतीजे सामने आए। अतीक को 25,906 वोट मिले। वो 8,102 वोट से जीतकर पहली बार विधायक बन गया। विधायक बनने के करीब 3 महीने बाद अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशनबाग में चाय की टपरी पर बैठा था। अचानक चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आया और दोनों गैंग के बीच में गैंग वॉर शुरू हो गया। पूरा बाजार गोलियों और बम बारूद से पट गया। इसी गैंग वॉर में चांद बाबा की मौत हुई। कुछ महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग ही उसके बाद खत्म हो गया। चांद बाबा के ज़्यादातर गुर्गे मार दिए गए, बाकी वहां से भाग गए। चांद बाबा की हत्या का आरोप सीधे सीधे अतीक अहमद पर लगा, लेकिन विधायक होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। आज तक अतीक इस मामले में दोषी साबित नहीं हो पाया। वहीं 1991 में यूपी में राम मंदिर की लहर थी। अतीक फिर से निर्दलीय ही खड़ा हुआ। इस बार उसने बीजेपी के रामचंद्र जायसवाल को 15,743 वोटों के बड़े अंतर से हराया। फिर 1993 के चुनाव में बीजेपी ने तीरथ राम कोहली को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा नहीं बदला। इस बार अतीक अहमद 9,317 वोट से जीतकर लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचा। कहा जाता है कि इलाके में हर बार बूथ कैप्चरिंग होती, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत करने प्रशासन के पास नहीं जाता था। लगातार 3 बार जीता तो मुलायम सिंह यादव ने उसे मिलने लखनऊ बुलाया और पार्टी में शामिल कर लिया।
इस तरह से अतीक पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले 1996 में उसी इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक बने। इस बार जीत का अंतर बढ़कर 35,099 का रहा। ये उस वक्त जिले की सबसे बड़ी जीत भी थी, लेकिन इस जीत के बाद उसका सपा से विवाद हुआ और वो सोनेलाल पटेल की पार्टी अपने दल में शामिल हो गया। 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार अतीक सपा के खिलाफ अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 11,808 वोटों के अंतर से लगातार 5वीं बार वो विधायक बने। उस वक्त सोनेलाल खुद चुनाव हार गए थे। पार्टी को 2 सीटें मिली थी, पहली शहर पश्चिमी की तो दूसरी फाफामाऊ की, जहां अंसार अहमद विधायक बने थे। इस जीत के बाद सपा को लगा कि अतीक जहां भी रहेगा जीतता रहेगा, इसलिए मुलायम सिंह ने उसे फिर बुलाया और दोबारा पार्टी में शामिल करवा लिया। इस बार इनाम में विधायकी नहीं बल्कि सांसदी मिली। लगातार 5 बार विधायक रह चुके अतीक अहमद पर मुलायम सिंह ने भरोसा जताया और उसे फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। सामने बसपा की केसरी देवी पटेल थी, अतीक को नहीं रोक पाई। इस बार वो 64,347 वोटों से जीतकर सांसद बना। इसके बाद तो उसका रुतबा और बढ़ गया। सांसद बना तो शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। अतीक अहमद ने शहर पश्चिमी सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने छोटे भाई अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया। कभी अतीक की टीम का हिस्सा रहे राजू पाल बसपा में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन बाजी राजू पाल के हाथ लगी। वो करीब 4,000 वोटों से चुनाव जीत गया। ये हार अशरफ की थी, लेकिन अतीक को ऐसा लगा जैसे कि वो खुद हार गया। उसका दबदबा जो कम होने लगा था। इसके बाद जो हुआ वो यूपी के इतिहास में दर्ज हो गया। यहां से बात शुरू होती है राजू पाल मर्डर केस की। 25 जनवरी 2005 दोपहर के करीब 3 बजे थे। सुलेम सराय की सारी दुकानों पर तिरंगे बिक रहे थे। दुकानों पर मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्रेम का चमन गाना बज रहा था। तभी वहां शांति फैल गई। इलाहाबाद शहर पश्चिम के बसपा विधायक राजूपाल 2 गाड़ियों के काफिले के साथ SRN हॉस्पिटल से वापस अपने घर नीवा जा रहे थे। रास्ते में उनके दोस्त सादिक की पत्नी रुखसाना मिली और उन्हें अपनी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठा लिया। राजूपाल खुद कॉलेज गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। पीछे वाली सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे हुए थे। पीछे जो स्कॉर्पियो चल रही थी उसमें 4 लोग बैठे थे। काफिला सुलेम सराय के GT रोड पर था। तभी बगल में तेज रफ्तार मारुति वैन राजूपाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। राजू की गाड़ी सड़क किनारे बांस बल्ली की दुकान पर जाकर भिड़ गई। धड़धड़ाते हुए सामने खड़ी मारुति वैन से 5 हमलावर उतरे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 3 गुंडों ने राजूपाल की गाड़ी को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। 2 हमलावर काफिले की दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। किसी को भी उतरने का मौका नहीं मिला। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। जो घटनास्थल पर थे वो दूसरी तरफ भागे। 2 किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहले 4 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। अगले 4 मिनट तक ये इंतजार किया जाता रहा कि राजू की सांस थम जाए। हमलावरों को यकीन हो गया था कि राजू मर गए, तभी वो वहां से निकले। धूमनगंज पुलिस आई। गाड़ियों की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे हॉस्पिटल जाया जा सकता था। पुलिस ने टैक्सी पकड़ी और राजू को लेकर SRN भागी। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए। रात में पोस्टमार्टम हुआ तो राजू के शरीर से 19 गोलियां निकाली गई। पिछली वाली सीट पर बैठे संदीप और देवीलाल की भी मौत हो गई थी। राजूपाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा और सपा ने दोबारा अशरफ को ही टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे और वो विधवा हो गई थी। लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। अशरफ चुनाव जीत गया। इस पूरी वारदात के दौरान राजूपाल के रिश्तेदार उमेश पाल भी पीछे की गाड़ी में मौजूद थे। वो इस पूरी घटना के मुख्य गवाह बने। हत्याकांड के बाद अतीक ने कई लोगों से कहलवाया कि उमेश इस केस से पीछे हट जाए, लेकिन वो नहीं माना। 28 फरवरी 2006 का दिन आया। अतीक ने उमेश का अपहरण करवा लिया। उसे करबला के एक कार्यालय में ले जाकर रात भर पीटा। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन उमेश ने कोर्ट में अतीक के पक्ष में गवाही दी। अतीक धीरे धीरे एक बड़ा नेता तो बन गया, लेकिन अपनी माफिया वाली छवि से वो कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और तेज हो गई। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए। साल 2005 में राजूपाल की हत्या से पहले अतीत पर साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्सन की, साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या के आरोप लगे। ऐसा कहा जाता था कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता था उसको हटा दिया जाता था। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 101 मामले दर्ज हैं। साल 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो हालात बदले। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 जुलाई 2007 को उमेश ने अतीक, अशरफ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। खुद इस केस की पैरवी हाईकोर्ट में करते रहे। 2012 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होना था।
अतीक अहमद जेल में था, इसलिए सपा ने टिकट देने से मना कर दी। अतीक अपना दल से टिकट लेकर शहर पश्चिमी से प्रत्याशी बन गया। चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहिए थी। हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करी। हाईकोर्ट के 10 जजों ने खुद ही केस से खुद को अलग कर लिया। ये अपने आप में एक अनोखा मामला था। 11वें जज ने हिम्मत दिखाई और अतीक अहमद को जमानत दे दी। अतीक ने पूजा पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जीत नहीं पाया। प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो अतीक फिर से सपा में आ गए। अखिलेश के ना चाहने पर भी मुलायम सिंह ने उसे सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। पार्टी के अंदर विरोध हुआ तो अतीक की सीट बदलकर श्रावस्ती कर दी गई। चुनाव प्रचार करने वहां पहुंचा। मोदी लहर के बीच बीजेपी के दद्दन मिश्रा ने अतीक को 85,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। हालांकि दूसरे जिले में जाकर अतीक ने 2,60,000 वोट हासिल करके एक छाप जरूर छोड़ दी। 2017 में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने 2016 में ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सपा ने एक लिस्ट जारी की जिसमें अतीक को कानपुर कैंट सीट से उम्मीदवार बताया गया। 22 दिसंबर 2016 को अतीक करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंच गया। पूरा शहर जाम हो गया। अतीक 8 करोड़ की गाड़ी हमर पर सवार था। ये बात जब अखिलेश तक आई तब वो खुद उखड़ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी के अंदर अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। इस बार एक फैसले के बाद अतीक का सियासी करियर मानो खत्म हो गया। फिलहाल अतीक अहमद को उमेश पाल की किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उमेश पाल के मर्डर में भी वो आरोपी। सजा के आधार पर अतीक अगले 14 साल तक जेल में ही रहेगा। उस वक्त उसकी उम्र 75 साल हो चुकी होगी। अगले 6 महीने भी कुछ और मामलों में फैसले आने हैं। अतीक दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद ने बताया कि जब तक सीआरपीसी की धारा 389 या 482 के तहत हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जाएगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने बताया कि ऐसी कंडीशन को देखते हुए कानूनी रूप से देखा जाए तो इस मामले में संगीन धाराओं और गंभीर मामलों की वजह से स्टे मिलना लगभग नामुमकिन। ऐसे में तय है कि इस फैसले के बाद अतीक का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उसके 2 बेटे और भाई जेल में, तीसरा बेटा फरार है, 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उनके ऊपर प्रशासन ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित करके रखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है। लेकिन ऐसे में अतीक अहमद अभी भी अपनी पैठ में ही चल रहा है। क्या कहना है आप लोगों का अतीक अहमद के इस जुर्म के काले चिट्ठे के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।